हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा वीडियो है वो अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से समझिएगा। तो इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए जैसे कि वर्ड है, उससे पहले हमें थोड़ा सा स्पेक्ट्रम को हाईलाइट करना पड़ेगा। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? ओके, स्पेक्ट्रम क्या है? तो स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हम एक नॉर्मल एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में जाएं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर आपका न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके पास, मान लीजिए के सेल के अंदर। ठीक है, अब इसमें कोई भी आउटर सोर्स जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अप्लाई कर दे, तो ये हमारे आउटर सोर्स से अगर कोई भी रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रॉन पे फॉल डाउन होती है, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेज। तो रेस एब्जॉर्ब करेगी पर्टिकुलर वेवलेंथ की, और जैसे ही ये रेस पहुंचेगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। और एक्साइट होते ही वो नेक्स्ट सेल जो भी प्रॉब्लम जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने ली है के एल एम एन, उसमें जंपिंग करता जाएगा, और जब तक एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा जंप करता रहेगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन की कहलाएगी एक्साइट स्टेट 1, एक्साइट स्टेट 2, एक्साइट स्टेट 3। डिपेंड करता है कि आपने एनर्जी जो ली है वो कितने अमाउंट्स में ली है, क्वांटा, पैकेट या फोटोन की फॉर्म में। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइट स्टेट होती है वो 10 टू द पावर -8 सेकेंड से ज्यादा जो है वो नहीं रहती, इसीलिए इसको अनस्टेबल स्टेट मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब वापस रिटर्न बैक होता है, तो रिटर्न बैक में जितनी एनर्जी उसने अप्लाई की वो सारी एनर्जी वापस वो एज ए एमिशन रेडिएशन से उसको एमिट कर देगा। तो जितनी एनर्जी उसने ली थी आउटर सोर्स से उतनी एनर्जी वो, तो इसको बोलते हैं एमिशन ऑफ रेज, एमिशन ऑफ रेज। तो ये रेज आपकी जो होगी वो एमिट हो जाएगी। ठीक है, नाउ दिस रेज जो एमिटेड रेडिएशन है, अगर ये किसी प्रिज्म से पास हो जाती है, ठीक, कोई भी प्रिज्म से आप पास करेंगे, तो ईच रेज गेट कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ या स्प्लिट आउट इनटू नंबर ऑफ स्मॉल रेज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये आपका स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रम बनेगा इस तरह से। तो यानी कि अपन कह सकते हैं द एमिटेड रेडिएशन, अगर डेफिनेशन देखें स्पेक्ट्रम की तो क्या बनेगी, द एमिटेड रेडिएशंस पास थ्रू द प्रिज्म, इट गेट स्प्लिट आउट इनटू नंबर ऑफ स्मॉल रेज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम बनेगा। अब इन रेज की रेंज कितनी होगी, तो इसको अपन पूरे को बोलते हैं ईएमआर स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। क्योंकि एटम जो होता है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन जो है वो वाइब्रेट करता हुआ रिवॉल्व करता है, इसीलिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन से जो भी रेज प्रोड्यूस्ड होगी वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाएगी, इसीलिए स्पेक्ट्रम का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, तो आप देखिए इसके अंदर ये यहां से यहां तक जो आपको स्पेक्ट्रम दिख रहा है, उस स्पेक्ट्रम में देखिए ये आगे डिजाइन किया हुआ स्पेक्ट्रम आपका, तो ये स्पेक्ट्रम आपका इतना स्प्रेड हो सकता है मैक्सिमम। तो इसके अंदर अब स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखिए आप कैसे बना। तो इसमें मैक्सिमम स्पेक्ट्रम जो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, ये आपकी मैक्सिमम स्पेक्ट्रम की रेंज होती है, फर्स्ट थिंग। और साइड में जो लैम्डा मैक्स आपको दिख रहा है, ये इनकी वेवलेंथ जो मीटर के अंदर कितनी हो सकती है, तो ये आप एक बार इसको क्लिक कर सकते हैं दिमाग में, तो ये मीटर के अंदर है। मेनली हमारी जो वेवलेंथ रेंज है वो नैनोमीटर के अंदर अपन को याद रखनी है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो मेजर काम, तो अब इसमें एक कोड है, याद रख सकते हैं, कागा, इसका मान सकते हैं कॉस्मिक को का, कागा, गामा का गा, कागा जरा, जरा जीरोक्स से होता है जरा, कागा जरा, UVIMR, वापस बोलिए, कागा जरा, UVIMR, ये इसका ट्रिक है याद रखने का। तो कागा जरा UVIMR, तो इसको ऐसे याद रख लीजिए, कागा जरा UVIMR, है ना। तो कागा का कॉस्मिक रेस, गा का गामा रेस, जरा का जीरोक्स से हो गया एक्स रेस, यू का हो गया अल्ट्रावायलेट रेस, वी का हो गया विजिबल रेस,
आई का हो गया इंफ्रारेड, एम का हो गया माइक्रोवेव, आर का हो गया रेडियो वेव। तो ये कागा जरा यूवी आईएमआर, यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो जो ग्राफ है ईएमआर स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर मैक्सिमम इतनी रेंज हो सकती है, जिसमें कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, विजिबल, इंफ्रारेड। अब इसमें से जो फार्मास्यूटिकली सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास मोस्टली मेडिसिनल सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो उनकी जो एब्जॉर्प्शन रेंज होती है वो अल्ट्रा वायलेट और विजिबल मेजर होता है। इसीलिए इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम के अंदर अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। स्टूडेंट्स, जो भी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोई फिनोमिनन होता है तो उसके लिए हमेशा स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड यूज होगा, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस स्पेक्ट्रम फिनोमिनन पे बेस्ड होती है और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन से डेवलप होती है, यानी कि रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी, इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई भी रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, तो वो हमेशा, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम आप याद रखिए मैक्स प्लैंक। ओके, मैक्स प्लैंक ने एक फॉर्मूला दिया था E इक्वल्स टू एच न्यू, E इक्वल्स टू एच न्यू, E एनर्जी हो जाएगा, H प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये आपका फोटो, इसको आप फोटोन कह सकते हैं, क्वांटा कह सकते हैं, पैकेट कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनर्जी को फोटोन, क्वांटा या पैकेट की फॉर्म में लेगा और एमिट भी उसी तरह से वापस फोटोन, क्वांटा या पैकेट की फॉर्म में एमिट करेगा। ठीक है, ये अब चूंकि ऐसा क्यों कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपने एक और कंसेप्ट पढ़ा जिसका नाम था डी ब्रगली कंसेप्ट, है ना। तो डी ब्रगली ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका पार्टिकल का बिहेवियर भी शो कर सकता है और वेव का नेचर भी शो कर सकता है। जब कोई सब्सटेंस पार्टिकल का बिहेवियर शो करता है तो वो 100% एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी करता है और एनर्जी का एमिशन भी करता है। तो इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर होने की वजह से वो फोटोन, क्वांटा, पैकेट को E इक्वल्स टू एच न्यू की फॉर्म में एब्जॉर्प्शन भी करेगा और एमिशन भी करेगा उसका, और उस वजह से आपके पास में EMR स्पेक्ट्रम डेवलप होता है। तो एक तो फॉर्मूला हो, तो एनर्जी किसके डायरेक्टली है, फ्रीक्वेंसी। अगर अपन H हटा दें कांस्टेंट तो क्या आ जाएगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इस ग्राफ में ध्यान से देखिए, जितना आप टॉप की तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी लेवल भी इंक्रीज होगा। लेकिन जो न्यू होता है हमारा, जैसे नीचे देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा E इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, क्योंकि न्यू जो है वो वेव करेक्टर है और वेव आपकी इस तरह से चलेगी, इसीलिए एक साइकिल पूरा होने तक जितना आपका एम्पलीट्यूड चेंज हुआ और ये आपका फ्रीक्वेंसी लेवल जो है, तो न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। ठीक है, यानी कि लाइट जो वेव होगी वो लाइट की स्पीड से चलेगी और लैम्डा आपकी वेवलेंथ जो है वो उसमें डिस्टेंस ट्रेवल कराएगी और सी उसकी लाइट और वेवलेंथ जितना और सी उसकी लाइट वेलोसिटी, तो न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। ये जो न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा जो ऊपर वाले फॉर्मूले में न्यू की जगह पे प्लेस करेंगे तो नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। यानी कि अपन कह सकते हैं जिस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम लाइन की वेव की एनर्जी हायर होगी उसका वेवलेंथ हमेशा लोअर होगा, बिकॉज बोथ आर रेसिप्रोकल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, लेकिन वेवलेंथ जो होती है वो रेसिप्रोकल या इनवर्सली होता है, इसीलिए वेवलेंथ हमेशा डिक्रीज होगी, ये ध्यान रखना है। यानी कि अपन कंक्लूजन में ये कह सकते हैं, cosmic rays contain higher energy, more frequency but least wavelength, जबकि रेडियो वेव के लिए अपन कह सकते हैं least energy, least frequency but more wavelength। तो वेवलेंथ हमेशा इस साइड में इंक्रीज होगी, एनर्जी और जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी टॉप की तरफ इंक्रीज होगी। अब इसमें से अपन जो मेजर पार्ट अपना जो इसमें काम आने वाला है इस चैप्टर के अंदर वो है एक तो अल्ट्रा वायलेट रेज, इस पे ध्यान दीजिए, और विजिबल रेज, जैसा हेडिंग आ रहा है अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका क्या रोल है किसी केमिकल आइडेंटिफिकेशंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमारी जो आईसाइट होती है वो सिर्फ विजिबल, ये आईसाइट तो ये सिर्फ इस विजिबल जो कि कलर्ड फॉर्म है ये आपका शो करती है। तो हमारे रेटिना की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो उतना ही शो करेगा। तो आप जानते हैं जो नॉर्मल जो सोलर स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, रेनबो कह सकते हैं, तो ये विबग्योर रीजन,
ग्योर। ठीक है, एक तो इसकी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। तो एक इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो है या हाई एनर्जी वाली, वो कहलाती है अल्ट्रा वायलेट। और विजिबल उससे कम एनर्जी। नीचे की तरफ जितना जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी, और टॉप की तरफ जितना जाएंगे एनर्जी लेवल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता जाएगा। तो ये देखो, तो अल्ट्रा वायलेट की रेंज हमेशा 200 टू 380 या अप्रॉक्स 400 नैनोमीटर मानते। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो बोलते हैं वैक्यूम यूवी और एक होता है नियर यूवी। तो वैक्यूम यूवी जिसमें कहा जाता है, तो याद रखिए उसमें 10 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक की जो रेंज होती है एक्सरे से पहले, वो आपकी कहलाती है वैक्यूम यूवी। याद रखिए वैक्यूम यूवी। और इसके 200 से 380 की तरफ, यानी कि ज्यादा वेवलेंथ की तरफ जब आएंगे तो इसको बोलते हैं नियर यूवी। तो ये सारा नियर, तो अपनी जो रीडिंग होती है मोस्टली वो नियर यूवी में आती है। ठीक है, अब आइए विजिबल। विजिबल की जो रेंज है वो 400 से 800 नैनोमीटर होती है। 400 से 800 नैनोमीटर। इसमें से विब जो पार्ट है, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ये करीब करीब 400 और 400 से 500 से थोड़ा सा कम, तो ये तो विब में आ जाता है। ग्रीन आपका लगभग 500 के आसपास होता है, और बाकी जो येलो ऑरेंज 600 से 800 या 750 तक, रेड तक होती है। तो ये आपके पास में रेंज हो गई। और एक आपको रेंज याद रखनी है आईआर की। आईआर की टोटल अगर सेंटीमीटर इनवर्स में लिखेंगे तब तो 667 4000 सेंटीमीटर इनवर्स जो उसकी वेव नंबर होगी। लेकिन इसका स्पेक्ट्रम रेंज देखेंगे तो इसको माइक्रोन, क्योंकि डाउन में आते आते आपका वेवलेंथ इतना हो जाता है कि उसको नैनोमीटर में मेजर नहीं करके उसको माइक्रोन में मेजर करते हैं। तो ये म्यू से, तो 0.8 से 2 पॉइंट, ध्यान रखिए 0.8 से 2.5 तक जो होता है इसको बोलते हैं नियर इंफ्रारेड। नियर इंफ्रारेड। और 2.5 से लगा करके 15 तक जो होता है ये आपका मेन इंफ्रारेड रीजन होता है। और इसके 15 से अबाउट 25 माइक्रोन तक जो होती है इसको बोलते हैं फार इंफ्रारेड रीजन। क्या बोलेंगे इसको? फार इंफ्रारेड रीजन। तो ये आपके पास में स्पेक्ट्रम का इंट्रोडक्शन है। अब इसमें से अपन डिस्कस करते हैं अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन्स के ऊपर केमिकली कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह से अपन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो बेस्ड उनकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं सैंपल में, फिर उसके अपन डिटेक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एक तो सोर्स ऑफ लाइट होती है। सोर्स ऑफ लाइट मोस्टली जो आप यूज करते हैं बल्ब में, टंगस्टन फिलामेंट हो सकता है या हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप आप काम में ले सकते हैं। तो ये इस वेवलेंथ के अंदर आपको, यानी कि इस वेवलेंथ की रेज आपको प्रोड्यूस करके देंगे। फिर ये लाइट आगे मोनोक्रोमेटर होता है, इसके जस्ट आगे मोनोक्रोमेटर नाम से ही पता लग रहा है। मोनो मींस एक पर्टिकुलर सिंगल वेवलेंथ की जो है वो रेज उसमें से पास करने देगा। और ये रेज स्टूडेंट्स फिर हमारी सैंपल, जिसको आगे जाके अपन क्यूवेट बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्यूवेट होती है एक 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की, जिसमें आप अपना सैंपल रखेंगे। तो ये क्यूवेट होगी, है ना। क्यूवेट आपकी इसकी क्रिस्टल क्वार्ट्ज की बनी होती है, क्वार्ट्ज इसमें यूज होता है। फिर इससे जब लाइट पास होती है तो ये क्यूवेट का जो 1 × 1 की जो थिकनेस है, डिस्टेंस, क्योंकि इसमें जो लिक्विड लेंगे उसकी अपनी एक्स थिकनेस होगी, ठीक, उससे इस लाइट को पास होना है। और फिर ये डिटेक्टर पे जाकर के, ठीक है, डिटेक्ट कंडक्टिव सेल्स, फोटोवोल्टिक सेल, तो डिटेक्टर पे जाकर के इसका डिफरेंस निकलता है। क्योंकि डिटेक्टर पे जो जाती है वो ट्रांसमिटेंस कहलाती है, बाकी सैंपल ने ले ली उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और डिफरेंस जो होगा वो अपन को डिस्प्ले होगा, जिसको अपन एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो मोस्टली इसमें एब्जॉर्प्शन मेजर करते हैं। इसमें स्टूडेंट मेजर करने के लिए मैथमेटिकली दो लॉ काम आते हैं, एक को बोलते हैं लैम्बर्ट्स लॉ और एक कहलाता है बियर्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ एंड, याद करिए, लैम्बर्ट्स लॉ एंड बियर्स लॉ, ये दो रहेंगे। लैम्बर्ट्स लॉ में एक स्टेटमेंट याद रख लीजिए, दूसरा स्टेटमेंट में कोई खास चेंज नहीं, सिर्फ एक कंसंट्रेशन का चेंज है फॉर्मूले के अंदर। जैसे ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये वही सैंपल सेल है, ये वाली, ठीक है, सैंपल सेल से एक इंसिडेंट रेज है, यानी कि जो यहां से लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो इस सैंपल से पास होनी वो कहलाएगी इंसिडेंट। उस टाइम थिकनेस नहीं है क्योंकि यहाँ पाथ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही सैंपल सेल, तो सैंपल सेल की अपनी थिकनेस होती जिससे उसको पास होना, तो कुछ अमाउंट उसमें एब्जॉर्ब होगा और ये आपका ट्रांसमिटेड है ना, जो पार्ट उसमें से आउट हो गया और कुछ कंपोनेंट इसमें क्या हो गया, एब्जॉर्ब। तो इसके लिए माइनस, क्योंकि जितनी इंटेंसिटी की हमने सोर्स भेजी उससे डिटेक्टर को उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ कंपोनेंट हमारा जो ऑर्गेनिक सैंपल है
क्यूवेट के अंदर, उसमें कुछ अमाउंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन रेस को क्या करेगा, फोटोन, क्वांटा या पैकेट की फॉर्म में उसको एब्सॉर्ब कर लेगा और वो कंपोनेंट कम हो जाएगा। इसीलिए माइनस डी आई अपॉन डी एक्स कि इंसिडेंट रेज में कितना इंटेंसिटी में चेंज आया, और जो डी एक्स है ये थिकनेस हो गई इस क्यूवेट की, जहां सोल्यूशन की थिकनेस जहां से उसको पास होना, के प्रोपोर्शनल टू फैक्टर हो जाएगा, आई आपकी इंसिडेंट रेस हो जाएगी जो पास होने के बाद है, और ये चेंज को शो करता। इसीलिए लैम्बर्ट लॉ कैसे लिखते हैं, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू के आई। स्टेटमेंट्स में क्या कहता है ये कि द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जो होती है, ये ध्यान रखना, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पास थ्रू दी होमोजेनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम, यहां का मीडियम होमोजेनियस होना चाहिए। द रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ इंटेंसिटी, जैसे मैंने कहा इसमें से रेट पास होगी तो एग्जैक्टली 100% तो ट्रांसमिटेड नहीं होगी, तो उसमें से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, या जब पास होती है तो उसमें से ऑब्स्टेकल होता है थिकनेस का, उससे इसकी स्पीड कम हो जाती निकल, तो इसीलिए इसको डिक्रीज है ना, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद थिकनेस, थिकनेस जो है सोल्यूशन की, थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, तो मीडियम जो है वो उसको एब्जॉर्ब करता जाएगा और उसके बाद जो भी उसकी स्पीड रहेगी, रेट ऑफ इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जितनी आपने उस पर अप्लाई की है। तो ये आपका पूरा कहलाता है लैम्बर्ट्स। अब लैम्बर्ट से बीयर में जाने के लिए बाकी सारा स्टेटमेंट वही याद रखना, सिर्फ इसने लास्ट में एक चीज जो चेंज की वो है देखो सी, बाकी सारा फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, के डैश, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट फॉर बीएड्स हो जाएगा, तो ये आपका बाकी सारा सेम है। इसमें एक वर्ड जोड़ देना, जहां आपने लिखा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन, तो इधर जब आएंगे तो साथ में स्टेटमेंट में आप सिर्फ सी को एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो एंड कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है कि वो कितनी जल्दी डिक्रीज होगी जो आपकी इंसिडेंट रेज है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा इसमें भी। अब लास्टली जो अपने जो प्रैक्टिकली जो ज्यादा यूज होता है वो दोनों लॉ का कॉम्बिनेशन यूज होता है, जो यूवी इंस्ट्रूमेंट पे यूज होता है उसको बोलते हैं बियर लैम्बर्ट्स लॉ, दोनों को कंबाइंड करके करते हैं। तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ जो होता है वो लॉग ऑफ आई नॉट अपॉन आई, इंसिडेंट रेज अपॉन ट्रांसमिटेड जो होगा पार्ट, तो ये हो गया ECL है ना, एप्सिलॉन्स कंसंट्रेशन लेंथ इक्वल्स टू A, तो ये अपन इसमें मोस्टली काम में लेते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A इक्वल्स टू एप्सिलॉन्स कंसंट्रेशन एंड लेंथ। अब आपको अगर कंसंट्रेशन निकालनी तो C को इधर ले लीजिए, तो ये आपका C इधर आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा A फॉर एब्जॉर्प्शन अपॉन डाउन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास में एप्सिलॉन्स और लेंथ, ठीक है, एप्सिलॉन्स और लेंथ, तो ये आपका कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे आई नॉट क्या है, ठीक है, तो ये कहलाएगी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आई ओनली आई क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट जो डिटेक्टर तक जा रही है, ठीक है, और सी कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर में लेना है, पीपीएम में भी इसको मेजर कर सकते हैं, और लेंथ पाथ लेंथ एल कहलाता पाथ लेंथ, पाथ लेंथ जनरली हमारी 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होती है, तो इसीलिए आप इसमें से एल को हटा सकते हैं फॉर्मूले में, क्योंकि स्टैंडर्ड रहता है वो हमेशा। एप्सिलॉन्स जो होती है ये हर केमिकल की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अलग अलग होती है, जैसे पैरासिटामोल, कोई भी सैलिसाइलिक एसिड, हर एक का अलग होगा, तो आपका ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कहलाती है, नॉट मोलर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्टिविटी हर सब्सटेंस की अलग अलग होती है, वो मोलर मास बेस्ड होती है, इसीलिए ये कभी भी चेंज नहीं होती कंसंट्रेशन के साथ में, चाहे आप कितना भी डाइल्यूशन कर दें। सोल्यूशन का एब्जॉर्प्शन चेंज हो सकता है लेकिन एब्जॉर्प्टिविटी चेंज नहीं होती, इसीलिए मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज बेस्ड ऑन मोलर मास ऑफ सब्सटेंसेस, और ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एब्जॉर्बेंस। तो आप तो मैथमेटिकली आप कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो जितनी आपके इंस्ट्रूमेंट में एब्जॉर्प्शन आई उसको एप्सिलॉन्स अपन को गिवन होता अलग अलग, जैसे पैरासिटामोल 715, तो ऐसे अलग अलग सबका होगा, और एल हमेशा 1 ही रहेगा, तो आप कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो ये था आपका बियर लैम्बर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। यस, अब अपन इसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो बॉन्ड्स होते हैं स्टूडेंट उससे कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसमें बात करेंगे वीबीटी की, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिस पे ये बेस्ड है, ओके, जो यू विजिबल स्पेक्ट्रम आपका। तो इसमें देखेंगे स्टूडेंट कोई भी ऑर्गेनिक की जब भी अपन बात करते हैं तो ऑर्गेनिक से अपने दिमाग में क्या आता है कि कार्बन की चेन होगी और उसके साथ में कुछ जो एलिमेंट नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हैलाइड्स, है ना, ये सारे हो, और आपका कार्बन जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो इस तरह के जो है ये हमारे मोस्टली
जो है वो माइंड में आएगा कि ये चीज ऑर्गेनिक में होती है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मेशन हुआ ये सारा स्टूडेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा? तो ऑर्गेनिक मींस कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो हमेशा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से बनता है, और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा इसका बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्ड्स की बात कर ले तो आप इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट वीबीटी के अकॉर्डिंग एक एनर्जी ग्राफ होता है। एनर्जी ग्राफ में कौन सा बॉन्ड कितना, तो इसमें मोस्टली आप देखेंगे यूवी विजिबल के अंदर जो स्टेट आती है उसको नाम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड ब्रेक होकर के आपके इलेक्ट्रॉन जो होंगे कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक्साइट स्टेट में जाएंगे और फिर फॉल डाउन होंगे। तो यहां पे आप वीबीटी के अकॉर्डिंग ये एनर्जी लेवल है, पोटेंशियल एनर्जी आप इस साइड में मेजर करें। पोटेंशियल एनर्जी मोस्टली स्टूडेंट्स नेगेटिव्स में होती है, तो ये नेगेटिव साइन इधर चलेगा। ठीक है, अब आपका बॉन्ड क्यों बना, तो वापस कितनी एनर्जी ये एब्सॉर्ब करेंगे। तो आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके लिए कोई भी एटम, चाहे वो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कोई भी होते हैं, तो ये बॉन्ड बनाने के लिए बिल्कुल नियरर प्ले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के बाद इनका रेडियस कम, डिस्टेंस कम होती जाती है, और डिस्टेंस कम होगी तो एक ओवरलैपिंग सिचुएशन आएगी, और जहां ओवरलैपिंग सिचुएशन होगी वहां आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इतना करने के लिए इनको जो पोटेंशियल एनर्जी वो लिस्ट ले जानी पड़ती है, तब जाकर के आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यस, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, जो सब ये कहलाती है मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये कहलाती है आपकी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स करते हैं, तो ये आपका बॉन्ड, और बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये बॉन्ड एंथैल्पी से ब्रेक हो जाए। तो यहां देखिए आप धीरे धीरे ये अट्रैक्ट करते हैं और फाइनली बॉन्ड्स बनता। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स कि आप देखेंगे दो तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। एक तो होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कौन सा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो एनर्जी को इक्वल करके जो लीस्ट एनर्जी पे चले जाते हैं, और लीस्ट एनर्जी पे जो भी जाता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए। और दूसरा होता है उसको बोलते हैं अपन अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जो जिसमें जो बॉन्डिंग फॉर्मेशंस होगी तो उनमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, इसीलिए वो एनर्जी हायर रह जाती है, तो उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। और लास्टली हमारे पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर जो आउटर मोस्ट सेल का पार्ट होगा लेकिन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको स्टूडेंट्स लॉन पेयर बोलते हैं। यानी कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे वो मेडिसिनल सब्सटेंस है और चाहे आपका जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इन सब में ये तीन बॉन्ड ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्लीट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसने लूज की? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये हाइब्रिड है, इसीलिए सबसे लीस्ट में जाकर के आपका जो बॉन्ड बनता है इसको सिग्मा बॉन्ड है ना, क्या नाम देंगे इसको? सिग्मा बॉन्ड। तो ये सबसे नीचे स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बनेगा इसको सिग्मा बॉन्ड्स बोलेंगे। और थोड़ा सा चूंकि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना तो एनर्जी लेवल ज्यादा रहता है, तो ये ऊपर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी कंपैरेटिवली कम लूज होती है, तो ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो एनर्जी लेवल इसीलिए अपन कहते हैं ना पाई वीक होता है, क्योंकि जो यूवी से हमारे पास सोर्स आए, अब जो यूवी सोर्स होता है वो क्या करेगा कि अपना जो ड्यूटेरियम या आपने टंगस्टन लैंप लिया, वो लैंप क्या करेगा हमारी सैंपल सेल में, एक सब इमेजिन कर लो ये सैंपल सेल है और सैंपल सेल में कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर या तो सिग्मा बॉन्ड होगा या उस कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड होगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस इलेक्ट्रॉन पे हमारी यूवी रेडिएशंस ये फॉल डाउन, यूवी विजिबल रेडिएशंस फॉल डाउन होगी। एनर्जी मींस एंथैल्पी अप्लाई हो रही तो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये ब्रेक होती है ट्रांजिशन स्टेट में चले जाएंगे एक्साइट होने के लिए। तो इसीलिए, और एक जो थर्ड होता है वो होता है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉन एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो एक तो कहलाता सिग्मा और पाई के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोअर एनर्जी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हायर एनर्जी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो तीन टर्म हमारे पास हो गई, सिग्मा, पाई एंड एन। ठीक है, अब जैसे यूवी से आप पास, यूवी के सैंपल से पास होगी तो अपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे करके, तो यहां देखिए आप
जैसे जैसे आप यूवी अल्ट्रा वायलेट की तरफ जाएंगे तो आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो ये एनर्जी क्या करेगी, इस बॉन्ड एंथैल्पी की तरह इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगी और इलेक्ट्रॉन एक्साइट स्टेट में चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्साइट स्टेट में जाएंगे तो हमारे पास पॉसिबल कौन कौन सी स्टेज हो सकती है, तो उसमें अपन यहाँ पे ये एटॉमिक लेवल होता है, एटॉमिक लेवल से ऊपर तक एक्साइट होता है हमेशा। तो अपने पास जो पॉसिबल लेवल्स बनते हैं वो दो बनते हैं, कौन कौन सा, जैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है तो सबसे कम जिसके पास एनर्जी वो सबसे ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और हाई जंप लेगा, यानी कि सबसे ऊपर तक जाएगा, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटा फोटोन को पैकेट करता एब्जॉर्ब करता हुआ इतने सिग्मा स्टार तक, इसीलिए इस ट्रांजिशन स्टेट का जब नाम पड़ेगा तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो पहली ट्रांजिशन स्टेट कहां से इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, यूवी के अंदर, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। फिर दूसरा मान लीजिए पाई का इलेक्ट्रॉन, तो ये पाई वाला चूंकि पहले से ही हायर एनर्जी में है तो थोड़ी सी एनर्जी कंपैरेटिवली कम लेगा सिग्मा से, क्योंकि वो पहले से अप में है, इसीलिए ये पाई स्टार में आ जाएगा। तो ये दूसरा आपका ट्रांजिशन पाई से पाई, यहां का इलेक्ट्रॉन पाई स्टार तक ही जंप करेगा, तो ये सेकंड, तो इसको बोलते हैं पाई स्टार ट्रांजिशन स्टेट इन यूवी विजिबल, ठीक है। उसके बाद में कौन सा, लॉन पेयर। लॉन पेयर कैसे होता है, ऐसे समझ लीजिए जैसे लॉन पेयर एक आवारा टाइप हो गए, तो जिसको घर नहीं मिलता वो क्या करते हैं, दूसरों के घर में घुस जाते हैं जब एनर्जी पड़ती है उसके ऊपर। तो सेम वे जो नॉन बॉन्डिंग से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आवारा टाइप है, इसीलिए इनको क्या करते हैं, कोई घर तो है नहीं इनका, तो हाउस ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी जैसी मिलती है उसके हिसाब से टर्न कर जाते हैं कि या तो ये सिग्मा में एंटर कर जाते हैं और या ये पाई के घर में एंटर कर जाते हैं, इसीलिए एन के लिए अलग कोई फॉर्म नहीं होती। तो n जो होगा वो सिग्मा के हाउस में भी एंटर कर सकता है टेम्परेरी, और आपका पाई के हाउस में भी एंटर कर सकता है। तो टोटल हमारे पास में जो होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, n टू n सिग्मा स्टार और n टू पाई स्टार। तो टोटल जो पूरी यूवी बेस्ड होती है वो आपका कंप्लीटली बेस्ड ऑन दीज 4 ट्रांजिशन स्टेट विद वीबीटी ओवरलैपिंग कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स अब अपने पास में जो ट्रांजिशन स्टेट का कंक्लूजन है वो देखिए इस तरह से ग्राफ में, इस साइड में आपका एनर्जी लेवल है और ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट। तो आपने कहा था सिग्मा से कौन सा बन सकता है, सिग्मा स्टार, एन इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं वो भी सिग्मा में जा सकते हैं, पाई वाले कहां जाएंगे, पाई स्टार में, और एन वाले भी पाई में। ये टोटल अपने पास इतनी ट्रांजिशन स्टेट बढ़ेगी। अब अपन ट्रांजिशन का एनर्जी लेवल देखें तो सिग्मा सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद एन पाई, क्योंकि एन पाई भी जो है वो काफी सिग्मा तक जाता है, इसीलिए उसमें लेवल काफी ज्यादा रहेगा। पाई का पाथ कम होता है तो ये उससे, और लास्ट सबसे लिस्ट आपका एन पाई, क्योंकि उसका एनर्जी गैप काफी कम होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट सिग्मा स्टार 180 to 400 nm है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सारे इसमें आएंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विदाउट लॉन पेयर मिलेगा। एन आना मतलब लॉन पेयर होना चाहिए, और लॉन पेयर मोस्टली याद रख लो पीरियोडिक टेबल में जो नॉक्स फैमिली होती है, 1 लॉन पेयर, जैसे बीएसएल हेल्पलाइन की इक्विवेलेंट 1 2 3, तो ये लॉन पेयर्स होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, ठीक है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, हेलोजन में फिर कल बाहर आई, इनमें से कोई हो सकता है। तो ये तब होते हैं तो लॉन पेयर, यानी कि एन का इंपॉर्टेंस होता है। एक होता है एन सिग्मा, तो हमारे जो आरएक्स एल्काइल हैलाइड्स होते हैं जितने भी, जैसे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल आयोडाइड, तो हेलोजन के ऊपर लॉन पेयर्स होते हैं, जैसा इसमें शो हो रहा है, इसीलिए इसमें सिग्मा बॉन्ड विद लॉन पेयर इसमें आ जाएगा। पाई का मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं उसमें पाई टू पाई ट्रांजिशंस मिलेगा आपको, वो इसमें एल्डिहाइड कीटोन, लेकिन इसमें क्या करेगा, जो विदाउट लॉन पेयर वालों में ये है, और विद लॉन पेयर अगर है तो पाई के साथ में ये भी होगा एन पाई, इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन्स, साइनाइड्स, ये जितने भी ग्रुप्स होते हैं इन सब में ये वाला भी, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए इसमें ये ओनली फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब वो साइक्लिक ओपन चेन कोई भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाएंगे जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, तो उसमें इंक्लूडिंग दिस एन पाई भी मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे लॉन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप में दो अगेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप कोई भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट सीखेंगे उसमें एक होता है वर्ड क्रोमोफोर और एक टर्म्स होती है ऑक्सोक्रोम। ओके, जैसे आपके पास में कोई भी इस तरह की डबल बॉन्ड कार्बन साइट है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है कोई भी इस तरह से, तो एक तो ये साइट है, एक आपके पास में डायाएजो ग्रुप, ठीक है, इस तरह का हो सकता है, या आपके पास में कोई एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप, या आपके पास में साइनाइड ग्रुप। तो ये किसी भी साइक्लिक या ओपन चेन के ऐसे कोवेलेंट बॉन्डेड साइट है
जो खुद तो बहुत ज्यादा लाइट इंडिकेशन इंटेंसिटी की लाइट प्रोड्यूस नहीं करेंगे या किसी स्पेक्ट्रम में कलर विजिबिलिटी शो नहीं करेंगे, लेकिन ये क्रोमोफोर्स मींस मल्टी बॉन्ड कंटेंट स्पीसीज जो कोवेलेंट नेचर में हो। तो मल्टी बॉन्ड स्पीसीज क्या करती है, ये कैपेसिटी रखती है टू एब्सॉर्ब द लाइट इन यूवी विजिबल रीजन, बट दे कांट प्रोड्यूस्ड कलर ऑफ हाई इंटेंसिटी। पर जैसे भी आप इसकी साइड पे ऑक्सोक्रोम सब्स्टिट्यूट करेंगे इनके ऊपर, तो दे गेट कन्वर्ट इनटू हाई इंटेंसिटी कलर। तो अपन कह सकते हैं क्रोमोफोर इज द साइट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंटली बॉन्डेड, जिसमें मोस्टली पाई लॉन पेयर इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो ये ठीक है, मोस्टली कोवेलेंटेड पाई बॉन्ड और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग के साथ में होती है विद साइट, ठीक है, which shows high absorption in UV visible region, but they can't produce color of high intensity. But whenever, तो oxochrome क्या है? The oxochrome are those atom or group of atom when they substituted on chromophore, जब इनके ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे आपको हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपने किसी कार्बन चेन के साथ में मान लीजिए कोई दूसरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल सिंगल बॉन्डेड। ये ऑक्सोक्रोम जितने भी होते हैं ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं। सिंगल बॉन्डेड में आप देखेंगे तो जैसे अल्कोहल हो गया, एल्कोक्सी ग्रुप हो गया आपका, प्राइमरी अमाइंस हो गई है ना, सेकेंडरी अमाइंस हो गई आपकी, ठीक है, टर्सरी अमाइंस हो गई। तो ये जो सिंगल बॉन्डेड मरकैप्टो ग्रुप एसएच हो गया, तो ये सिंगल बॉन्ड हेलोजेंस हो गए, तो सिंगल बॉन्डेड जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स ये सारे ऑक्सोक्रोम्स कहलाते हैं। तो ऑक्सोक्रोम इंडिविजुअली दे डज नॉट शोस कलर इंटेंसिटी, but when they substituted on chromophore they shows high intensity color। और इसकी वजह से आपका जो ग्राफ में ध्यान से देखिए, जैसे ही आपका ऑक्सोक्रोम किसी ऑर्गेनिक क्रोमोफोर पे सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, तो उस दौरान आपका जो कलर होगा वो धीरे धीरे हाई इंटेंसिटी की तरफ बढ़ता जाएगा, यानी कि विबग्योर से आपके रेड की तरफ आता जाएगा। तो ऑक्सोक्रोम हमेशा किसी भी कलर इंटेंसिटी को लैम्डा को मैक्स करते हैं, तो इजी टू आइडेंटिफाई हो जाता है। तो कोई भी कंपाउंड, इवन ये साइक्लिक में भी हो सकते हैं सारे इस तरह के अनसैचुरेटेड फॉर्म्स। तो ये सब जो साइट होती, दीज आर क्रोमोफोर साइट्स where we can substitute any kind of oxochrome to change the wavelength and shift it towards longer wavelength। yes students, अभी अपन ने जो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बेसिस पे जो डिस्कशन किया उसका कंक्लूजन इस ग्राफ में समझते हैं अपन क्या क्या टेक्निकल टर्म्स यूज होगी। अगर हमारे सोल्यूशन में इंटेंस कलर इन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंटेंसिटी चेंज होती है, तो ये वाला पहले तो ये ग्राफ किस किस के बीच में, वेवलेंथ और दूसरे एप्सिलॉन मैक्सिमम जिसको अपन इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में लेते हैं, तो ये जो है इंटेंसिटी को इंडिकेट करेगा, ये आपकी वेवलेंथ को इंडिकेट। ये मान ली किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अपन इस तरह से रीडिंग करते हैं, तो देखिए ध्यान से ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है इसमें, तो इसमें ये इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वेवलेंथ पे आपकी इंटेंसिटी जो है वो एनर्जी बेस्ड होती है, तो ये इंटेंसिटी चेंज होती है, ठीक है। अगर इंटेंसिटी इस पॉइंट से डाउन की तरफ जाती है तो इसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक, हाइपो मतलब डेफिशिएंसी, तो हाइपोक्रोमिक शिफ्टिंग इज कॉल्ड डिक्रीज इन एप्सिलॉन वैल्यू मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। दूसरा इसके रेस्पेक्ट में होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्टिंग, हाइपर मींस मोर, हाइपरटेंशन मोर, तो मोर वाला जो होगा वो आपका हायर इंटेंसिटी की तरफ। तो हाइपोक्रोमिक व्हेन द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हेन जब आपके किसी क्रोमोफोर पे ऑक्सोक्रोम सब्स्टिट्यूट होगा तो उस केस में चेंज इन जो इंटेंसिटी जो आएगा तो हाइपोक्रोमिक फॉर्म में आ सकता है या हाइपरक्रोमिक में आ सकता है। और दूसरा अगर वेवलेंथ चेंज करते हैं अपन, अब अपन एक पर्टिकुलर कांस्टेंट इस पे ले लीजिए, तो ये आपका इंटेंसिटी कांस्टेंट कर दीजिए। इंटेंसिटी कांस्टेंट करेंगे तो ये वाली रीडिंग लेंगे। अब जैसे आपने वेवलेंथ कांस्टेंट की तो आपने इंटेंसिटी स्टडी की, अब ये आपकी कौन सी स्टडी हो जाएगी, वेवलेंथ। तो ये वेरिएशन जो आ रहा है वो यहां आएगा। तो अगर आप जितना इस तरफ जाएंगे इस साइड में तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, यानी कि इसको बोलेंगे जैसे ही आप किसी क्रोमोफोर, जैसे आपके और स्पेशली कंजुगेशन होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जितना ज्यादा कंजुगेटेड क्रोमोफोर्म्स होंगे तो ये सारे कहलाएंगे कंजुगेटेड क्रोमोफोर्स। और फिर इसके ऊपर आप कोई भी जो अपने ऑक्सोक्रोम्स बताए थे, कौन से, एल्कोहल्स, एल्कोक्सी ग्रुप्स, मरकैप्टो ग्रुप्स, अमाइन ग्रुप्स, है ना, ये ऑक्सोक्रोम जब इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट होंगे तो ये जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं वो क्रोमोफोर को किस तरफ शिफ्ट करते हैं, हमेशा बाथोक्रोमिक शिफ्टिंग।
तो बाथोक्रोमिक शिफ्टिंग का क्या मतलब हुआ? व्हेन वेवलेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्रीजेस विद हेल्प ऑफ ऑक्सोक्रोम्स। तो ऑक्सोक्रोम कोशिश करते हैं किसी क्रोमोफोर के टोटल जो रिजल्टेंट वैल्यू को हमेशा रेड शिफ्ट की तरफ ले जाए। अब रेड शिफ्ट का क्या मतलब होता है? तो साइड में देखिए, एक विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसको अपन सोलर स्पेक्ट्रम में विबग्योर फॉर्म में लेते हैं। तो विबग्योर में क्या होता है? विजिबल जो होती है वो मिनिमम वेवलेंथ शो करती है, और जब अपन रेड की तरफ जाते हैं तो रेड क्या करता है? मैक्सिमम वेवलेंथ शो करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बाथोक्रोमिक शिफ्टिंग भी कह सकते हैं, या इसको बोलेंगे रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि रेड की साइड में शिफ्ट होंगे तो आपका एनर्जी फ्रीक्वेंसी कम होगी लेकिन वेवलेंथ आपकी हायर हो जाएगी। तो इजी टू डिटरमाइन होता है यूवी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जितना ज्यादा बाथोक्रोमिक होगा। और इसी तरह से दूसरा, अगर इसमें डिक्रीज होती है या कम रहती है तो उसको बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक। ध्यान रखिएगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग बोलते हैं। हिप्सोक्रोमिक जो होगा उसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं, यानी कि जितना इस साइड में ये एरिया लगभग ब्लू शिफ्ट और ये वाला एरिया आपका रेड। तो इस तरफ जब आते हैं तो आपका एनर्जी फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ेगा लेकिन वेवलेंथ आपकी मिनिमम होती जाएगी। तो जब वेवलेंथ डिक्रीज होती है, जैसे ये एरिया इस साइड में आएंगे तो आपकी वेवलेंथ कम होती जाएगी, तो उसको बोलेंगे ब्लू शिफ्ट, क्योंकि आप इस तरफ आ रहे हैं ब्लू की तरफ, तो ब्लू शिफ्ट हो रहा है। वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो आप रेड की तरफ जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। टेक्निकली टर्म्स जो यूज होती है चेंज इन वेवलेंथ के लिए, बाथोक्रोमिक शिफ्टिंग एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग। तो बाथोक्रोमिक शिफ्टिंग, हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग होती है चेंज इन वेवलेंथ के लिए, और हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक्स जो होता है ये चेंज इन इंटेंसिटी के लिए होती है। तो ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अपन कलर, ज्यादा कलर के प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये यूवी इंस्ट्रूमेंट में डिटेक्शन में इजी रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इसको अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अपन नेक्स्ट में वुडवर्ड फिशर रूल की प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू।